नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंह ओदिया आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। और हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और साइकोलॉजी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसमें आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया था। हम लोग थर्ड यूनिट की तरफ चल रहे थे। थर्ड यूनिट जो अपना है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कॉग्निटिव प्रोसेसेस और मेंटल प्रोसेसेस। और उसके अंदर हमने जो लास्ट क्लास हमने ली थी उसके अंदर हमने अटेंशन पढ़ा था। हम जो नेक्स्ट अपना जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो कॉग्निटिव प्रोसेस है आपका परसेप्शन। आज हम जो स्टडी करेंगे वो परसेप्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें हम लोग वही जैसे हम लोग बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ते आ रहे थे उसी तरह से हम लोग इस टॉपिक को भी स्टडी करेंगे। हम भी इसमें इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर, इसके प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, एरर्स ऑफ परसेप्शन एंड द इम्पोर्टेंस एंड यूज़ ऑफ परसेप्शन, इन सब को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि परसेप्शन एक्चुअल में होता क्या है। जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है हमारा और उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब हम प्रेजेंट होते हैं तो हमारे यहाँ पे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके आई है, जो आपका ईयर है, स्किन है, टंग है, तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है सेंसेशन लेना, हमारे एनवायरनमेंट से सेंसेशंस को रिसीव करना। जो स्टिमुलाई है एनवायरनमेंट के अंदर उन स्टिमुलाइज को रिसीव करना। तो अब होता क्या है एक्चुअल में कि जब हमारे सेंस ऑर्गन्स किसी भी स्टिमुलाई को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसका हमें सेंसेशन होता है और वो सेंसेशन क्या किया जाता है? ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ब्रेन उसको सही तरीके से माप के, तोल के और फिर उसको हमें रियलाइज़ कराता है, हमारे को रिसीव करवाता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। दैट इज़ परसेप्शन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेंसेशन और परसेप्शन दोनों थोड़े से अलग हैं। सेंसेशन और परसेप्शन कैसे अलग है? सेंसेशन जो है उस सेंसेशन में हमारे सेंस ऑर्गन जो रिसीव कर रहे हैं वहाँ तक की जो प्रोसेस है वो सेंसेशन है। जबकि परसेप्शन क्या है? सेंसेशन करने के बाद में सेंस ऑर्गन्स जो रिसीव किया है वो, या हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स का जो परसेप्शन है वो क्या करता है? वो जाता है आपके ब्रेन के पास। ब्रेन उसको इवैल्यूएट करता है, देखता है, जांचता है और जांचने के बाद जो हम जिस चीज़ को रिसीव करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। एक सिंपल टर्म में अगर हम बोलना चाहें तो परसेप्शन क्या है कि जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी स्टिमुलाइज प्रेजेंट होते हैं, जितने भी स्टिमुलाई प्रेजेंट हैं, उन सभी स्टिमुलाई को अगर हम रिसीव करते हैं और उनका कैलकुलेशन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। मतलब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट जितने भी सेंसेशन है उनको रिसीव करना, खाली उसको हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोल सकते हैं। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे को रियलाइजेशन करवाते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे को जो नॉलेज करवाते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा परसेप्शन कहलाता है। हम ये भी बोल सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया इसका कि परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन होता है आपके जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलाइज का हम लोग जब हमें नॉलेज होता है उस नॉलेज को ही हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। आगे हम चले इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन अगर हम बताएं तो इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल और मेंटल फंक्शन। यह एक क्या है आपका? फिजियोलॉजिकल या कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल और मेंटल फंक्शन है जो क्या करता है? इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। जो क्या करता है? हमारे को इतना सक्षम बनाता है, एनेबल बनाता है कि हम हमारे एनवायरनमेंट प्रेजेंट जो स्टिमुलाई हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, उन इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर सकें? रिसीव कर सकें। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर डेफिनेशन को पूरा हम लोग बताएं तो डेफिनेशन ये होगी कि परसेप्शन इज़ द साइकोलॉजिकल एंड मेंटल फंक्शन एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ अलर्टनेस इन द एनवायरनमेंट। कि हम हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशंस को हमारी अलर्टनेस के थ्रू, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, उन इन्फॉर्मेशन को जिनको हम कलेक्ट करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं दोस्तों। तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। वापस रिवाइज कर रहा हूँ मैं कि परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज़ ए साइकोलॉजिकल एंड मेंटल फंक्शन इनेबल द ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल टू रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ अलर्टनेस इन द एनवायरनमेंट। तो ये इसका डेफिनेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जैसे हमने लास्ट अटेंशन के अंदर भी उसका क्या पढ़ा था, जैसे उसके नेचर पढ़े थे, वैसे हम लोग यहाँ पे भी इसके नेचर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हम लोग आपका अटेंशन क्या था
मेंटल प्रोसेस था, वैसे ही ये भी क्या है, मेंटल प्रोसेस है। तो जिस तरह से आपका अटेंशन सेलेक्टिव प्रोसेस है, सेलेक्टिव एक्टिविटी है, उसी तरह से हमारा जो परसेप्शन है वो परसेप्शन भी क्या है, एक टाइप का सेलेक्टिव एक्टिविटी होता है। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारी खुद की इच्छा है कि हम किन किन चीज़ों को सेंस करना चाहते हैं, किन चीज़ों को सेंस नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी क्या है, एक टाइप का सेलेक्टिव एक्टिविटी होता है। दूसरा, हम इसको किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको कॉग्निटिव प्रोसेस के अंडर में पढ़ रहे हैं, हम इसको मेंटल प्रोसेसेस के अंडर में पढ़ रहे हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर, इसके नेचर में, कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो दो हो गए इसके, एक तो सेलेक्टिव प्रोसेस होता है और दूसरा क्या होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, सेलेक्टिव एक्टिविटी और कॉग्निटिव प्रोसेस। उसके बाद में हम थर्ड वन अगर मान लो इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये क्या होता है, इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इट रिक्वायर्स फिजिकल एनर्जी। इसके लिए फिजिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है। सपोज आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, देखना क्या है, आपका जो आइज़ हैं उन आइज़ के थ्रू आप देखते हैं, मतलब आपका जो आई सेंस ऑर्गन है वो क्या कर रहा है, बाहर के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलाई है उसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। अब उस ऑब्जर्व करने के लिए हमारे को आइज़ की जो मसल है, सपोज आप सामने देख रहे हैं, हमारे को आई की मसल को क्या करना पड़ेगा, टिल्ट करना पड़ेगा। मीन्स हमारी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि मसल्स काम में आ रही है, तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी की, फिजिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बिना हम इसको पूरा नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, ये हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो हमारे लर्निंग कैपेसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है हमारा परसेप्शन। किस पे डिपेंड करता है, हमारे लर्निंग कैपेसिटी पे और हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को किस तरह से परसीव कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में इसमें जो लास्ट आता है वो लास्ट ये है कि ये क्या करता है, ये क्या हर एक इंडिविजुअल को अलर्ट बनाता है कि वो अपने स्टिमुलाई को परसीव कर सके। मतलब हमारे अंदर इसकी वजह से क्या आती है, अलर्टनेस आती है। तो कुछ तो ऐसे नेचर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने आपके अटेंशन में डिस्कस किए थे। लाइक दैट आपका एक कॉग्निटिव प्रोसेस होता है और एक हमने इसमें बताया था सेलेक्टिव टाइप की एक्टिविटी होती है ये, और तीसरा उसमें भी हमने बताया था कि इसमें अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तीन जो हैं, ये तीन तो सेम आपके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम आपके अटेंशन जैसे मैच कर रहे हैं। बाकी हमने इसमें बताया कि इसके अंदर फिजिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और आपके इसके क्या होता है, एक इसमें आपको लर्निंग और जो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं उन एक्सपीरियंसेस के उन पे ये डिपेंड करता है। और हमने एक और चीज़ इसके अंदर बताई, वो ये कि मीनिंगफुल और अलर्टनेस होती है स्टिमुलाई की, वो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टिमुलाई है, वो अगर आपका इंटरेस्टिंग है तो आप उसको जल्दी से रिसीव कर लेते हैं। तो ये आपके यहाँ नेचर तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम स्टडी करेंगे, वो है इसका प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। अगर प्रिंसिपल की बात करें हम परसेप्शन के, तो यहाँ पे 6 प्रिंसिपल्स हमने यहाँ पे बता रखे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 प्रिंसिपल, टोटल 6 प्रिंसिपल्स होते हैं आपके परसेप्शन के, जिसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप जो है वो इसका क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, और उसके बाद में है कॉन्टेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। इस तरह से हम एक एक करके सभी को डिस्कशन करेंगे, किस किस में क्या क्या है, क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं हम, वो सारा इसके अंदर डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट वन जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप है। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में हम लोग ये बताते हैं कि जब हम किसी स्टिमुलाई को, किसी ऑब्जेक्ट को रिसीव करते हैं तो वो किसी ना किसी बैकग्राउंड में होता है, और एक तो यहाँ पे होता है बैकग्राउंड और एक होता है फिगर। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ यहाँ पे, कि जैसे मैंने आपको एक बोर्ड के ऊपर मैंने ये सारी जैसे जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं सारे, यहाँ पे इधर वर्ड्स लिखे हैं, इधर वर्ड्स लिखे हैं, ये वर्ड्स लिखे हैं, तो ये जो जिस बैकग्राउंड के ऊपर लिखे हैं वो उसके आधार पे इनका फ्रंट जो है, ये जो बैकग्राउंड, ये जो बोर्ड है यहाँ पे, ये बोर्ड तो क्या हो गया आपका बैकग्राउंड हो गया। ये बोर्ड क्या हो गया, यहाँ पे जो ग्रीन बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये क्या हो गया आपका बैकग्राउंड हो गया। और जो हमने यहाँ पे डायग्राम वगैरह ये जो बना रखे हैं, यहाँ पे वर्ड्स लिख रखे हैं, मल्टीपल वर्ड्स लिख रखे हैं, ये क्या हो गया आपके फिगर हो गया। मीन्स मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रिसीव करते हैं, तो हमारा एक फिगर होता है और एक क्या होता है बैकग्राउंड होता है, और हमेशा इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है कि जो फिगर होता है वो फिगर मीन्स द वर्ड्स, ये फिगर जो होते हैं किसके एस्पेक्ट में होते हैं, ये बैकग्राउंड के एस्पेक्ट में होते हैं। मीन्स अगर मान लो यहाँ पे मैं अगर जो सपोज़
येलो कलर की जो इंक यहाँ पे मैंने बोर्ड ये यूज़ किया, चौक यूज़ किया यहाँ पे आपको, है ना, ये पीले कलर की जो मैंने चौक यूज़ किया, अगर मैं बैकग्राउंड भी इसका पीला ही रख देता तो क्या आपको विजुअलाइज होता? नहीं होता। मतलब क्या है, इन दोनों का रिलेशनशिप है, अगर बैकग्राउंड जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग है तो उसके हिसाब से ही क्या होता है, फिगर जो होता है वो निकल के बाहर आता है। आप देखिए, जैसे आपने देखा होगा कई सारे फ्लेक्सेस वगैरह लगे होते हैं, बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, उन पे क्या होता है, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो फिगर और ग्राउंड, जो फिगर ग्राउंड की थ्योरी है, यहाँ पे ग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड से है, ठीक है, यहाँ पे जो ग्राउंड का मतलब वो किससे है, बैकग्राउंड से है। तो फिगर का और बैकग्राउंड का आपस में रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है कि जो फिगर होता है, जो हमने यहाँ लिखा है, वो फिगर क्या होता है, बैकग्राउंड के साथ में चलता है। जो कॉन्टेक्स्ट है इनका, वो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है। जब और एक टाइम पे, सिंगल टाइम पे हम लोग एक सिंगल चीज़ को ही, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन वन टाइम पे ओनली वन थिंग पे ही जाएगा। या तो हम लोग बैकग्राउंड को पहले हम परसीव करेंगे या फिर हम फिगर को पहले परसीव करेंगे। ये हमारे एक परसीवर जो होता है, जो रिसीवर होता है उस स्टिमुलाई का, उस पर डिपेंड करता है कि वो किसको रिसीव करता है, ठीक है। तो इसको, ये जो रिलेशनशिप है दोनों का आपस में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप बोलते हैं। हम लोग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, मतलब किस तरह से हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हम चीज़ों को जानते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल मीन्स हम जो परसीव करेंगे किसी चीज़ का, हम जो परसेप्शन करते हैं, उस परसेप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलो होती हैं। मतलब जब भी हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो यहाँ पे फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप भी लगता है। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप हम लोग विजुअलाइज करते हैं। इसका क्या और एग्जांपल दूँ, सपोज आप दूर मान लो कोई पहाड़ है, ठीक है, और उस पहाड़ को जब आप देखते हैं तो वो एक बिल्कुल ब्लू स्काई जो होता है उसके बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड में वो दिखाई देता है। मतलब बैकग्राउंड तो क्या हो गया, ब्लू स्काई जो है वो तो बैकग्राउंड हो गया, और जो आपका पहाड़ है वो पहाड़ क्या हो गया, वो फिगर हो गया आपके लिए, ठीक है, वो क्या हो गया आपके लिए, फिगर हो गया। तो ये रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। अब कोई पर्सन हो सकता है पहले उस ऑब्जेक्ट को, मीन्स उस पहाड़ को देखेगा, या फिर हो सकता है कोई पर्सन जो स्काई को देखेगा। डिपेंड करता है कि पर्सन किस तरह से परसीव कर रहा है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है। इन फिगर के बिना बैकग्राउंड नहीं है, और बैकग्राउंड के बिना फिगर नहीं है। किसी भी सिंगल थिंग को हर एक फिगर का एक बैकग्राउंड होता है, और हर एक बैकग्राउंड का कोई ना कोई फिगर होता है। चाहे से नियरेस्ट ऑब्जेक्ट हो, उसको भी हम किसी बैकग्राउंड के साथ में ही देख पाते हैं। अगर बैकग्राउंड प्रेजेंट नहीं है तो हम फिगर को परसीव नहीं कर सकते हैं, उसका परसेप्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड होना भी जरूरी है और फिगर होना भी जरूरी है। तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप कहलाता है, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं परसेप्शन का। नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर को मैं समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ। ये मैंने एक W और M लिखा था, ठीक है, मैंने क्या करा था, W और M लिखा था। फिर मैंने क्या किया, इनमें से कुछ वर्ड्स, जो इस वर्ड्स को क्या कर दिया, थोड़ा बहुत काट दिया मैंने इसको, और अब मैंने आपसे कहा कि आप इसको पूरा कीजिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको दिखने में दिख रहा है कि हाँ ये W होगा, तो आप इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और इस तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही इसको भी इससे मिला देंगे। अगर यहाँ पे खाली था तो आप इसको यहाँ से इस तरह से करके और ये M बना देंगे, ठीक है। इसका मतलब हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो परसीवर होता है, वो जो किसी भी चीज़ को जो परसीव करता है, रिसीव करता है, तो जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो उसको लगता है कि ये किसी चीज़ से मिल रहा है, उसी के साथ में उसका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेता है। मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट थिंग होती है, जो जिससे उसका मतलब निकल रहा होता है, उसके साथ में उसको रिलेट करके उसका मतलब निकालता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर बोलते हैं। कि हम जब किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो परसीव करते वक्त क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे क्लोजेस्ट हमारा, जो सबसे नज़दीकी जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट नज़दीकी ऑब्जेक्ट मतलब नज़दीक नहीं, वो जैसे मैंने यहाँ पे W और M बनाया था, तो उस W और M का मैंने फिगर जो था, उस फिगर को क्या कर दिया था, मैंने रफ कर दिया था, थोड़ा सा इरेगुलर कर दिया था, पर फिर भी उससे मतलब समझ में आ रहा था। तो आपने क्या किया, उसको W और M में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आपको लग रहा था कि ये W वर्ड हो सकता है और ये M वर्ड हो सकता है, आपने उसके अंदर उसको मेंशन कर दिया। तो ये जो चीज़ होती है क्या कहलाती है, ये क्लोजर प्रिंसिपल कहलाता है आपका, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, क्लोजर प्रिंसिपल कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। प्रिंसिपल और ग्रुपिंग जो होता है, मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। अगर ये मैं कहूँ कि ये क्या है, मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे यहाँ पे कि ये 6 स्ट्रेट लाइंस आपने बनाई है। आप क्या कहेंगे,
कि यहाँ पे दो दो लाइंस के 3 सेट्स प्रेजेंट है। आप क्या कहेंगे कि ग्रुप प्रेजेंट हैं। कितने ग्रुप प्रेजेंट है? 3 ग्रुप प्रेजेंट हैं और 2-2 लाइन के। आप ये नहीं कहेंगे कि साहब यहाँ पे 6 लाइन है, आप ये नहीं कहेंगे। आप जब परसीव करेंगे तो आप क्या कहेंगे? देयर आर द 3 सेट्स ऑफ 2 लाइन। यहाँ पे क्या है? 3 सेट हैं किसके? 2-2 लाइन के। तो ये जो चीज़ होती है क्या कहलाती है आपकी? ये चीज़ होती है, ये ग्रुपिंग कहलाती है, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करके उस चीज़ों को रिसीव करते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और दूँ मैं इसके लिए। मान लो कि अगर मैं इस तरह से तैयार करता हूँ, ये है आपका, और एक ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होती है। अब आप इसमें जो है आप ये कहेंगे कि एक खाली डिब्बा है, फिर एक पूरा भरा हुआ गोला है, फिर खाली है, फिर भरा हुआ है। आप ये कभी नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि एक लाइन खाली डिब्बे गोले की है, फिर उसके बाद में एक भरे हुए, एक ब्लैंक है, एक तो ब्लैंक है और एक को क्या कर रखा है? मार्क कर रखा है, फिल कर रखा है। आप यही कहेंगे। तो ये ग्रुपिंग प्रिंसिपल होता है। हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम परसीव करेंगे तो हम क्या करते हैं? उसकी ग्रुपिंग करते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मिल रही है, किसके साथ में उसकी ग्रुपिंग सेट हो रही है। हम कभी भी उसको इंडिविजुअलाइज्ड नहीं देखते हैं। कहने का मतलब किसी भी चीज़ को हम इंडिविजुअलाइज्ड परसीव नहीं करते हैं। हम हमेशा जब परसीव करते हैं तो चीज़ों को क्या करते हैं? ग्रुपिंग करके और परसीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग कहलाता है। उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी वाला जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये है कि जब हम चीज़ों को परसीव करते हैं तो हम उन चीज़ों को सबसे पहले परसीव करते हैं जिन चीज़ों को क्या है? सिंप्लिसिटी ज़्यादा होती है। जो सबसे ज़्यादा सिंपल थिंग्स होती हैं उनको हम सबसे पहले रिसीव करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में भी आपको पेपर दिया गया है, मान लो पेपर दिया, उसके अंदर 7 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के अंदर, तो जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आप कौन सा पिक करेंगे? उस क्वेश्चन को सबसे पहले पिक करेंगे जो आपको सबसे सिंपल लगेगा। तो ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी कहलाता है कि जो ऑब्जर्वर होता है, जो परसीवर होता है, वो क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को, उस स्टिमुलाई को सबसे पहले परसीव करता है जो उसके लिए क्या होती है? सबसे सिंपल होती है। तो ये जो प्रिंसिपल होता है ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हम क्या करते हैं? कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट भी क्या करता है? हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सिचुएशन, है ना। प्रिंस जो यहाँ पे है, हम क्या बोलेंगे इसको? सिचुएशन बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब सिचुएशन, परिस्थिति। जो परिस्थिति है, जो परसीवर है, वो परसीवर कैसी परिस्थिति में है वो उसके परसेप्शन को अफेक्ट करता है। एक इसका एग्जाम्पल मैं दूं कि आप 2 स्टूडेंट हैं और दोनों का, मान लो 2 स्टूडेंट का टेस्ट होता है, या पूरी क्लास में मान लो टेस्ट हो रहा है। आपको एक ही कंटेंट सभी को पढ़ाया गया है, सबको एक कंटेंट पढ़ा दिया। आप 2 बच्चे हैं जो दोनों बच्चों ने बिल्कुल एक जैसा लिखा है, कहीं पे कोई एक सिंगल वर्ड कहीं पे इधर से उधर नहीं किया, सब कुछ एक जैसा लिखा है। एक बच्चे का रोल नंबर 1 है और एक बच्चे का रोल नंबर सपोज 20 रोल नंबर है। अब जो टीचर हैं वो टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं। फर्स्ट जो बच्चा था, उस फर्स्ट बच्चे की कॉपी उन्होंने, बहुत अच्छा मूड था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चेक कर दी और उसको बहुत अच्छे मार्क्स दे दिए। दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का कंटेंट जो उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सेम है, डिट्टो, कोई चेंजेस नहीं है बिल्कुल। या तो समझ लो, सपोज उन्होंने कॉपी कर ली, आप ये मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मान लो उन्होंने कॉपी की है, फिर भी फर्स्ट रोल नंबर जो है उसको उन्होंने अच्छे नंबर दिए क्योंकि उनका मूड उस वक्त बहुत अच्छा था। और जब वो 20 रोल नंबर तक पहुँचे तब सपोज मान लो उनके बच्चे ने कोई बदमाशी कर दी, या मान लो उनकी किसी से झगड़ा हो गया, उनका जो सिचुएशन थी, परिस्थिति जो थी, उनका कॉन्टेक्स्ट था, वो क्या हो गया? चेंज हो गया। और उनका जो माइंड है वो माइंड कैसा हो गया? अब अपसेट हो गया। और उस वक्त जब उन्होंने रोल नंबर 20 की कॉपी चेक की तो उन्होंने उसके नंबर कम कर दिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसका कॉन्टेक्स्ट जो था वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई, और सिचुएशन चेंज होने से क्या हुआ? उन्होंने उस बच्चे को मार्क्स जो थे वो कम आ गए। तो ये क्या कहलाता है? कंटेंट एक ही है, बट परसीवर जो है, रिसीवर जो है, जो परसेप्शन कर रहा है, उस परसीवर की जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो सिचुएशन है, वो भी क्या करती है? आपके परसेप्शन को अफेक्ट करती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। और लास्ट वन जो है आपका है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट को समझाने के लिए मुझे आपको फिर से एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। सपोज़ मैंने एक यहाँ पे एक ये गोला बनाया, एक यहाँ पे ये गोला बनाया, इसके चारों तरफ मैंने और छोटे छोटे गोले बना दिए,
ये 5 गोले मैंने इसके चारों तरफ बना दिए। इन दोनों गोलों की साइज़ जो है वो लगभग सेम है, मैंने इसके चारों तरफ थोड़े बड़े गोले बना दिए। अब आप इसको जो है वो किस तरह से परसीव करेंगे, आप इसको किस तरह से परसीव करेंगे, आप ये कहेंगे कि सपोज इन दोनों, ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये लो। अब दोनों जो हैं, जो मिडिल सर्कल है, वो मिडिल सर्कल दोनों डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में भी और इस वाले डायग्राम में, डायग्राम ये ए है, ये डायग्राम बी है, इन दोनों डायग्राम में, जो दोनों डायग्राम मैंने मेंशन किए हैं, उस ए वाले डायग्राम में भी और बी वाले डायग्राम में भी ऑलमोस्ट जो सेंट्रल सर्कल है वो ऑलमोस्ट सेम है। बट फिर भी आप क्या कहेंगे कि ये तो क्या है, स्मॉल है, और ये क्या है, लार्ज है। क्यों? क्योंकि इसका ये जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है, लार्ज है, और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये है उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है, स्मॉल है। मतलब इसके चारों तरफ जो सर्कल्स प्रेजेंट है वो क्या है, उसके कंपैरिजन में छोटे हैं, इसलिए जो सेंट्रल सर्कल है वो कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो कॉन्ट्रास्ट होता है, जिस कॉन्ट्रास्ट में प्रेजेंट होते हैं, कॉन्टेक्स्ट तो हमने परिस्थिति पढ़ा था वो तो अलग था, ये हम कॉन्ट्रास्ट बोल रहे हैं, जिस कॉन्ट्रास्ट में, मतलब जिस, ये कॉन्ट्रास्ट हो गया इसका कि ये जिस बैकग्राउंड में प्रेजेंट है, कि तो ये पूरा का पूरा इसका कॉन्ट्रास्ट है कि इसके चारों तरफ जो 5 सर्कल और मैंने बनाए हैं वो सर्कल क्या है, उसके कंपैरिजन में, सेंट्रल सर्कल के कंपैरिजन में छोटे हैं, सेंट्रल सर्कल के कंपैरिजन में क्या है, छोटे हैं, इसलिए सेंट्रल सर्कल क्या होगा, लार्ज दिखाई देगा आपको। जबकि जो बी डायग्राम है, उस बी डायग्राम में आपको सेंट्रल सर्कल क्या देगा, स्मॉल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये उस कॉन्ट्रास्ट में क्या है, छोटा है, इनके कंपैरिजन में ये छोटा है, इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं कि ये स्मॉल है। जबकि ये वाला सर्कल जो फिगर ए में और फिगर बी में, जो आपके दोनों के अंदर जो सर्कल प्रेजेंट है, उन दोनों का साइज़ एक जैसा है, पर फिर भी वो दोनों का जो हमारा देखने का जो नज़रिया है वो क्या हो गया, बदल गया। क्यों? क्योंकि हमने जिस कॉन्ट्रास्ट में उसको देखा है, जिस परिस्थिति में हमने उसको देखा, कैसे वो उसके आसपास का माहौल कैसा, उसके हिसाब से हमने उसको क्या कर लिया, परसीव कर लिया है। तो ये क्या है, जो लास्ट वाला प्रिंसिपल है, ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहलाता है, कि जिस कॉन्ट्रास्ट में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है उस कॉन्ट्रास्ट के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट रिसीव करते हैं। तो ये इसके प्रिंसिपल हैं। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप पढ़ा, उसके बाद में क्लोजर प्रिंसिपल पढ़ा, ग्रुपिंग प्रिंसिपल, सिंप्लिसिटी, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। इस तरह से करके हमने कंप्लीट हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वो इसी में आता है आपके फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। परसेप्शन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सेंस ऑर्गन्स। हम जब भी किसी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रिसीव करते हैं तो थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, किसके थ्रू हम किसी भी स्टिमुलाई को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसके थ्रू, हम हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंसेशन करके और फिर परसीव करते हैं। तो वो जो परसीव होता है, हमारे अगर सेंस ऑर्गन्स में कोई डिफेक्ट है मान लो, तो हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से परसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे को सही तरीके से सेंसेशन नहीं होगा। सपोज़ मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे सेंस ऑर्गन है और सेंस ऑर्गन में सपोज़ किसी, मैं कहूँ कि कोई पर्सन है, उसकी आइज़ के अंदर कलर विजन के लिए कौन सेल जो होती हैं, रोड और दो तरह की सेल होती हैं आई के अंदर, रोड और कॉन सेल्स। जो कॉन सेल्स हैं, मान लो किसी पर्सन के अंदर कॉन सेल्स हैं वो एब्सेंट है, ठीक है, तो वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन जो है वो कलर को विजुअलाइज नहीं कर सकता। तो इस तरह इसको हम बोलेंगे, ये भी क्या करता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है, वो सेंस ऑर्गन भी क्या करते हैं, हमारे परसेप्शन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में ब्रेन, जो यहाँ से हम जो परसीव कर रहे हैं चीज़, वो परसीव होके कहाँ जा रही है, परसीव होने के बाद में वो चीज़ जा रही है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए कहाँ भेजा जाएगा, सेंस ऑर्गन के थ्रू आपके ब्रेन तक भेजा जाएगा। और ब्रेन में जाने के बाद में सपोज उस सेंस से रिलेटेड पार्ट जो है ब्रेन का, वो पार्ट अफेक्टेड है ना। अगर वो पार्ट अफेक्टेड है, उसका डैमेज हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम उसको परसेप्शन नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर ब्रेन का वो पार्ट जो हमारे को उस सेंसेशन को, उस ऑब्जेक्ट को रिसीव कराने की कोशिश कर रहा है, सपोज देखने के लिए विजुअल जो फील्ड है, मान लो जो ब्रेन का विजुअल फील्ड है, वो विजुअल फील्ड डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में आप देख नहीं सकते हैं। अगर आपका ऑप्टिक नर्व सही तरीके से भी काम कर रहा है, पर ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो ब्रेन के अंदर जाने के जो ब्रेन का वो पार्ट जो विजुअल फील्ड को रिसीव करवा रहा है, अगर वो पार्ट अगर सही नहीं है तो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते।
उसके बाद में पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। अगर आपका पुराना एक्सपीरियंस जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर अगर जैसा रहा है उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, परसीव करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं कि आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है, उस डॉक्टर ने आपके साथ बहुत अच्छे से बातचीत की, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कराया, तो आप नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे तो आपका जो परसेप्शन है वो क्या होगा कि बहुत अच्छा डॉक्टर है। चाहे से वो नेक्स्ट टाइम आपसे 200 की जगह 1000 रुपये आपसे ले ले, बट फिर भी आपको क्या लगेगा कि नहीं यार बहुत अच्छा डॉक्टर है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम आपके साथ में बहुत अच्छा बिहेव किया था, बहुत अच्छे से आपकी जो कंप्लेन थी उस कंप्लेन को सुना था। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी क्या करते हैं, हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में हमारा माइंडसेट, अगर मान लो मैं इसका एग्जांपल से फिर इसको एग्जांपल समझ दूँ। आपका माइंडसेट है कि आपको क्या कोई चीज़, मान लो किसी कोई चीज़ चाहिए आपको मार्केट से, आप सपोज़ आप अपने मोबाइल के लिए डाटा केबल खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप अपने मोबाइल के लिए डाटा केबल खरीदने गए, चार्जर खरीदने गए सपोज़, तो आप क्या करेंगे, मार्केट में 100 दुकान है, पर आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो परसेप्शन है, आप उस दुकान को सबसे पहले परसीव करेंगे, उस दुकान को सबसे पहले परसीव करेंगे जहाँ पे आपको अपने फ़ोन का चार्जर है, जहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारा जो माइंड सेट होता है, वो माइंड सेट क्या होता है, वो भी हमारे परसेप्शन को प्रभावित करता है। हम बात कर रहे थे एक्वायर्ड इंटरेस्ट की। एक्वायर्ड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो किसी पर्सन ने सपोज़ बाद में कोई इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो गया है और उस इंटरेस्ट के आधार पे क्या करता है, उसका परसेप्शन होता है। सपोज़ मैं एक बात करूं, कोई पर्सन है, उस पर्सन को यूनिक कॉइन इकट्ठे करने का, कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है मान लो, तो अगर ऐसा पर्सन जो है वो मार्केट में प्रेजेंट है और उसके सामने कोई लेन देन कर रहा है, तो उसकी लेन देन देख के वो अगर मान लो कोई ऐसा कॉइन है जो यूनिक टाइप का कॉइन है, तो उसकी नज़र उस पर चली जाएगी और उसको रिसीव कर लेगा। इसी तरह से मान लो कोई एक एग्जांपल और भी है, जैसे मान लो किसी पर्सन को कोई भी यूनिक चीज़ कलेक्ट करने का शौक होता है, तो उसका ध्यान अपने आप उस चीज़ पे चला जाएगा, क्योंकि और ये इंटरेस्ट उसने क्या किया है, बाद में डेवलप किया है, एक्वायर्ड किया है। और नीड एंड डिज़ायर्स जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करती हैं। कैसे कि आपकी जिस तरह की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के आधार पर आप परसीव कर लेते हो। जैसे हम कहें कि एक आप भरे रेगिस्तान में हो पूरे में, और फिर आपको रेगिस्तान में जो है ऐसे पानी नज़र आने लग जाए, तो वो परसेप्शन जो है वो क्या है आपका, इस तरह का परसेप्शन जो होता है वो नीड्स और आपके किसके आधार पे होता है, डिज़ायर्स के आधार पे होता है। ये इस तरह से करके हमने क्या किए हैं, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग बताएं। सेंस ऑर्गन्स में मैंने बताया आपको, जैसे एक ऑप्टिक नर्व का एग्जांपल देगी, मान लो ऑप्टिक नर्व डैमेज है तो आपको दिखेगा नहीं, तो सेंस ऑर्गन्स में कोई ना कोई डिफेक्ट है। मैंने कौन सेल्स का एग्जांपल दिया, कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्रेन का बताया, ब्रेन में मैंने बताया आपको कि अगर मान लो ब्रेन का वो पार्ट जो क्या कर रहा है, आपको विजुअल फील्ड का काम कर रहा है, अगर वो अफेक्टेड है तो प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद में पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस है वो भी प्रभावित करते हैं। हमारा माइंड सेट है किसी चीज़ को लेके, तो वो भी हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करता है। एक्वायर्ड इंटरेस्ट, मान लो हमने बाद में कोई इंटरेस्ट एक्वायर किया है, लाइक दैट हमें कोई टिकट कलेक्ट करने का, या फिर हमारे को कोई कॉइन्स, यूनिक कॉइन कलेक्ट करने का कोई शौक है, तो वो भी हमारे को प्रभावित कर सकता है। और हमारी ज़रूरतें भी जो होती हैं वो भी हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करती हैं। तो इस तरह से करके हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। उसके बाद में आते हैं, बात करते हैं एरर्स ऑफ परसेप्शन। एरर ऑफ परसेप्शन जो होते हैं, वो एरर्स ऑफ परसेप्शन दो तरह के होते हैं यहाँ पे परसेप्शन। एक तो होता है आपके हेलुसिनेशन, और एक होता है आपके यहाँ पे, एक होता है हेलुसिनेशन और एक होता है इल्यूज़न। तो जो इल्यूज़न होता है, एक होता है इल्यूज़न और एक होता है हेलुसिनेशन। दोनों को मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हेलुसिनेशन क्या होता है और इल्यूज़न क्या होता है। जब हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे को परसीव करा रहे हैं वो एकदम करेक्ट हो। कभी कभी क्या होता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, सेंस ऑर्गन भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो इनको हम दो टर्मिनोलॉजी में डिफ़ाइन करते हैं कि जो एक तो होता है आपका इल्यूज़न और एक होता है हेलुसिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इल्यूज़न की। यहाँ पे देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो, दो पार्ट में डिवाइड करो इसको। एक तो है इल और एक है लूजन। लूजन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि परसेप्शन है, इल परसेप्शन। हम इसको क्या कह सकते हैं, इल परसेप्शन कह सकते हैं। मीन्स जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और उस ऑब्जेक्ट को हम गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है इल्यूज़न। ओके, वो क्या कहलाता है आपका, इल्यूज़न कहलाता है। मतलब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट है, पर आपने उसको क्या किया, गलत परसीव कर लिया। इल परसेप्शन जो होता है, उस इल परसेप्शन को हम क्या कहते हैं,
इल्यूज़न कहते हैं। लाइक दैट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि सपोज़ आप गार्डन में घूम रहे हैं, अंधेरा हो रहा है और आपका पैर जो है वो वहाँ पे आपके गार्डन के अंदर पानी देने के लिए पाइप रखा था, ठीक है, और उस पाइप पे आपका पैर जो है टच हुआ और पैर टच होते आपने क्या परसीव किया कि अरे बाप रे ये तो सांप था, मेरे पैर पे से सांप निकल गया, ठीक है। तो इस तरह का परसेप्शन क्या कहलाता है? इस तरह का परसेप्शन कहलाता है आपका इल्यूज़न। मतलब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, सांप नहीं था, पानी देने के लिए पाइप रखा था, ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, और जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और उसको आप गलत तरीके से परसीव कर लेते हो, ऑब्जेक्ट जो आपने पाइप था उस पाइप को क्या परसीव कर लिया? सांप परसीव कर लिया, स्नेक परसीव कर लिया। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इल्यूज़न बोलते हैं। और सेकंड जो है वो इसका जस्ट अपोजिट है। और जैसे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं हो, जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं होता है, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, और उस कंडीशन में जब हम उसको परसीव कर लेते हैं, हम उसको हमारा परसेप्शन उसको, हमारे सेंस ऑर्गन्स उसको मान लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हैलुसिनेशन। लाइक दैट मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे कोई कहता है कि साहब मैंने उड़ता हुआ बंदर देखा, ठीक है, कोई पर्सन कहता है कि मैंने उड़ता हुआ बंदर देखा। एक बंदर था जो क्या कर रहा था? आसमान में, बहुत ऊपर आसमान में उड़ रहा था। भाई बंदर कब उड़ता है? और ये जो सिचुएशन होती है, या फिर कोई कहे कि साहब मैंने एक पिंक कलर का हाथी देखा। मैंने क्या देखा? एक पिंक हाथी देखा। भाई हमने तो पिंक हाथी किसी ने नहीं देखा, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। अरे पिंक हाथी होता ही नहीं, देखेगा कहाँ से? तो ये चीज़ जो होती है वो क्या कहलाती है? ये आपके हैलुसिनेशन कहलाती है। मीन्स जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं हो और उस कंडीशन में भी आप उसको क्या कर लेते हैं? परसीव कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? आपका हैलुसिनेशन होता है। इल्यूज़न जो होता है वो हेल्दी पर्सन को हो सकता है ना। आप गार्डन में घूम रहे हैं, आपको मिस परसेप्शन हो सकता है, गलत परसेप्शन हो सकता है कि सब पाइप था और आपने उसको क्या मान लिया? आपने उसको मान लिया कि वो सांप था, ठीक है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये जो है, ये तो क्या होता है? आपके इल्यूज़न जो होता है वो तो एक हेल्दी पर्सन, मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर भी हो सकता है। जबकि हैलुसिनेशन जो होता है वो हैलुसिनेशन या तो आपके मेंटल कंडीशन, मेंटल डिस्टर्बेंसेस की कंडीशन में होता है, या फिर ये प्रेजेंट होता है उस कंडीशन में जब पर्सन की मेंटल स्टेटस सही तरीके से काम नहीं कर रही हो। लाइक दैट अगर मान लो कोई पर्सन जो ड्रग एब्यूज़र है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपका क्या करता है? अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। आपने एक मूवी देखी होगी, संजू मूवी आई थी जो संजय दत्त की स्टोरी पे बेस्ड थी। आपने देखा होगा कि जब वो ड्रग जैसे ही कंज्यूम करता है उसके बाद में आसपास बहुत बड़ी बड़ी तितलियाँ और बिल्कुल पिंक आसमान और इस तरह का दिखाते हैं। तो वो सिचुएशन क्या है? वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? वो प्रोड्यूस हो रही है वो जो ड्रग एडिक्ट कर रहा है, वो जो ड्रग कंज्यूम कर रहा है, उस ड्रग कंजम्पशन की वजह से ऐसा हो रहा है। ये क्या कहलाता है? उसका हैलुसिनेशन कहलाता है। तो इस तरह से करके ये एरर्स ऑफ परसेप्शन है, जिसके अंदर हमने एक इल्यूज़न पढ़ा और एक आपका हैलुसिनेशन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ परसेप्शन। हम इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर जो 5 इंपॉर्टेंसेस इसकी मेन इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले तो क्या करता है? हमारे को इसके लिए नर्सिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जितनी भी नर्सिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उन नर्सिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमारे को एक्यूरेट परसेप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज आप किसी पर्सन का वाइटल साइन कलेक्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, अगर आपका परसेप्शन सही नहीं है, आपने सही तरीके से नहीं देखा, आप तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? जो आपका वाइटल साइन है, जो भी आप परसेप्शन कर रहे हैं पेशेंट की वाइटल स्टैटिक्स के रिलेटेड, वो गलत हो सकता है। उसके बाद में अगर आपने पेशेंट का सही तरीके से परसेप्शन नहीं किया, पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इल परसेप्शन, अगर आपने गलत तरीके से परसिव कर लिया पेशेंट को, उसके साइन और सिम्टम्स को सही तरीके से जांच नहीं किया, तो उसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। तीसरा अगर हम बात करें तो परसेप्शन क्या करता है? हमारे नॉलेज को और हमारी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने का काम करता है। परसेप्शन से हम क्या करते हैं? परसेप्शन से हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं, क्योंकि हम नई नई चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, जांचते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारे नॉलेज और हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या होती है? ग्रूम होती है, बढ़ती चली जाती है। उसके बाद में हम और अगर इम्पोर्टेंसेस की बात करें तो जो आपके परसेप्शन है वो क्या करता है? हमारी जो रिकॉर्डिंग और जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारे नर्सिंग फील्ड का, रिकॉर्ड करना डाटा को और उसका रिपोर्टिंग करना। तो जो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग पार्ट है, उस रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग पार्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब हम सही तरीके से परसीव करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और उसी को हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग भी करेंगे। उसके बाद में
जो परसेप्शन है वो परसेप्शन क्या करता है, हम अगर हमारे को सही तरीके से परसीव करना आता है तो हम क्या करेंगे, गलत परसेप्शंस को अवॉइड करेंगे। और गलत परसेप्शन अगर हमने नहीं किए हैं तो पेशेंट की सिचुएशन का और इन सब का हम सही तरीके से एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। पेशेंट को सही जो जानकारी है पेशेंट की वो हम लोग गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से करके कुछ इसकी इंपॉर्टेंसेस होती हैं, कुछ यूज़ होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि ये क्या करता है, एक्यूरेट परसेप्शन जो होती है वो नर्सिंग एक्टिविटी में ज़रूरी होती है। उसके बाद में अगर आपने रॉन्ग परसेप्शन कर लिया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद में मैंने बताया कि नॉलेज और आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग के लिए ज़रूरी होता है, और फॉल्स परसेप्शन जो होता है उससे हम बच सकते हैं अगर हमें परसेप्शन सही तरीके से करना आता है। तो इस तरह से करके हम ये परसेप्शन जो टॉपिक है वो परसेप्शन टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके PDF फाइल डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और इनको अच्छे से आप ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो मैं एक बार वापस से ब्रीफिंग कर देता हूँ। हमने आज स्टडी किया जो मेंटल प्रोसेसेस थी, उस मेंटल प्रोसेस की सेकंड प्रोसेस परसेप्शन का डिस्कशन किया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर, प्रिंसिपल में हमने आपके 6 प्रिंसिपल्स बताए। उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग में हमने एक लिस्टिंग करी जिसके अंदर हमने वही 6 फैक्टर यहाँ पे बताए। उसके बाद में एरर्स बताए, एरर्स में हमने 2 एरर्स बताए, एक इल्यूजन होता है, एक हेलुसिनेशन होता है, जिनको मैंने अच्छे से बताया। आपका इल परसेप्शन होता है एक तो, और एक जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है उसको हम गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं, और हेलुसिनेशन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फिर इंपॉर्टेंसेस की बात की, इंपॉर्टेंसेस मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंसेस बताई। तो इस तरह से करके आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने बाकी जितने भी दूसरे कॉलेजेस के आपसे मिलने वाले आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको हमारे जो चैनल का जो लिंक है उसको शेयर करते रहें, ताकि हमारी पूरी टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़े, और आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने में हमारी हेल्प करें। इसी के साथ मैं थैंक यू। हरे कृष्णा।